आज हम एक ऐसी बेहतरीन किताब की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको धनवान और खुशहाल बनने का एक सच्चा रोड मैप देती है। ये और कोई नहीं बल्कि एरिक जॉर्गेनसन द्वारा लिखित द आल्मनैक ऑफ नेवल राविकांत है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस किताब में गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नेवल राविकांत। आज जिनकी हम बात करने वाले हैं उनका नाम सिलिकॉन वैली में मतलब बहुत बड़ा है, नवल रविकांत। हाँ, नवल रविकांत। एंजलिस्ट जैसी कंपनियां बनाई उन्होंने। बिल्कुल। और ऊबर, ट्विटर जैसी मतलब सैकड़ों कंपनियों में शुरुआती दौर में पैसा लगाया। एंजल इन्वेस्टर जिन्हें कहते हैं। हाँ, एंजल इन्वेस्टर। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है उनके केस में। नवल इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ दौलत मतलब वेल्थ कमाने पर ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी, हैप्पीनेस पाने पर भी उतना ही जोर देते हैं। ये थोड़ा हटके कॉम्बिनेशन है ना, खासकर टेक की दुनिया में। बिल्कुल। और आज हम इसी सफर और उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, करते हैं। ये जो जानकारी है ये एरिक जॉर्गेनसन की किताब है द आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। अच्छा। उसमें नवल के जो बिखरे हुए विचार हैं, उनके ट्वीट्स, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट से उनको एक जगह लाया गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब सारे इनसाइट्स एक जगह। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि नवल की कहानी और सोच से हम क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से 1974 में। दिल्ली से? हाँ। अच्छा। हाँ, और 9 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे, माँ और भाई के साथ। ओह, और शुरुआत तो आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। गरीब इमिग्रेंट परिवार था और उनकी माँ अकेले ही मतलब सिंगल मदर थी, काम करके पढ़ाई करके नवल और उनके भाई को पाल रही थी। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, नवल बताते हैं कि मुश्किलों के बावजूद उनकी माँ का जो अनकंडीशनल लव था, बिना शर्त का प्यार, वो उनके लिए बहुत जरूरी था, एक बड़ा सहारा था। हाँ, वो तो होता ही है। और दूसरी चीज थी किताबें। किताबें? हाँ, घर के पास एक लाइब्रेरी थी, वही उनका ठिकाना था। स्कूल के बाद सीधा वहीं। वो कहते हैं कि उनकी असली दोस्त तो किताबें ही थीं। कमाल है। हाँ, और उन्हीं से उन्हें दुनिया के बेहतरीन थिंकर्स के विचार जानने को मिले। सोचिए, लाइब्रेरी से। ये दिखाता है कि सीखने की इच्छा हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। सही कहा। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, स्टुपरसन हाई स्कूल में एडमिशन। ओह, स्टुपरसेंट। ये तो न्यूयॉर्क का बहुत ही माना हुआ स्कूल है। हाँ, बहुत प्रतिष्ठित। नवल कहते हैं कि इसने उनकी जिंदगी बदल दी, जैसे एक ही कदम में साधारण से खास बन गए हों। वाह। और इसके बाद डार्टमथ कॉलेज, जो आईवी लीग कॉलेजेस में आता है। हाँ, आईवी लीग तो मतलब टॉप के कॉलेज। वहां से कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर टेक की दुनिया में आ गए। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था, है ना, जैसा अक्सर लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने शुरू में छोटी मोटी नौकरियां भी की, जैसे खाने की डिलीवरी, बर्तन धोना, ये सब। अच्छा। फिर अपनी कंपनियां शुरू की, Opinions, Vast.com, और फिर एंजल लिस्ट बनी। सैकड़ों कंपनियों में इन्वेस्ट किया। पर एक दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा भी था जब सिलिकॉन वैली में उन्हें रेडियो एक्टिव मड तक कहा गया था। क्या? रेडियो एक्टिव मड। मतलब कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, सोचिए। अरे बाप रे, तो ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। बिल्कुल, काफी ज्यादा। पर सबसे अहम बात जो नवल खुद कहते हैं और जो मुझे बहुत स्ट्राइक करती है वो ये है, मैं गरीब और दुखी पैदा हुआ था, अब मैं काफी अमीर हूँ और बहुत खुश हूँ। मैंने इन चीजों पर काम किया है। हाँ, ये काम किया वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। वही तो, मतलब ये सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ। सही कहा। उनका मानना है कि उन्होंने कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल सीखे और अपनाए हैं जिनसे ये बदलाव आया, और वो चाहते हैं कि दूसरे भी इन सिद्धांतों को समझें और खुद अपने लिए रास्ता निकालें। हाँ, वो सिर्फ इंस्पायर नहीं करना चाहते बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स देना चाहते हैं जो याद रहें और काम आए। बिल्कुल। जैसे वेल्थ पर उनका एक कोर आइडिया है कि असली वेल्थ पैसा नहीं बल्कि वो एसेट्स हैं जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए कमाते रहें। सोते वक्त भी कमाते रहें। जैसे कोई बिजनेस हो या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी चीज जो आपने एक बार बना दी, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या कंटेंट, और वो लगातार वैल्यू देती रहे, कमाती रहे। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा सैलरी पाना ही वेल्थ नहीं है? उनके हिसाब से नहीं। सैलरी में तो आप अपना समय बेच रहे हैं। असली वेल्थ है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसे के लिए अपना समय बेचने की मजबूरी से आजादी। एग्जैक्टली। और ये आती है लेवरेज और स्पेसिफिक नॉलेज से। लेवरेज और स्पेसिफिक नॉलेज, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ,
लेवरेज मतलब ऐसी चीजें इस्तेमाल करना जिससे आपके एफर्ट का असर, आपकी मेहनत का असर कई गुना बढ़ जाए। जैसे कोड हो गया, आप सॉफ्टवेयर बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। मीडिया हो गया, कंटेंट बनाकर। कैपिटल मतलब पैसे से और पैसा बनाना, या फिर लेबर, एक टीम बनाकर काम करना। ये सब लेवरेज है। और स्पेसिफिक नॉलेज वो चीज है जो आपको बहुत अच्छी तरह आती है। शायद बचपन से ही उसमें आपकी दिलचस्पी हो और उसे कोई स्कूल सिखा नहीं सकता, पर आप सीख सकते हैं अपने अनुभव से, अपनी क्यूरियोसिटी से। अच्छा, मतलब आपकी अपनी यूनिक कैपेबिलिटी। हाँ बिल्कुल। जैसे शायद कोई कहानी बहुत अच्छी कहता हो, या कोई किसी खास तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर हो। नवल कहते हैं ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढो, उसे डेवलप करो और फिर लेवरेज इस्तेमाल करके उसे स्केल करो, मतलब बड़े पैमाने पर फैलाओ। वाह, यही वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है उनके हिसाब से। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। कमाल है। अच्छा, और हैप्पीनेस, उस पर नवल क्या कहते हैं? क्या वो भी वेल्थ की तरह बनाई जा सकती है? हाँ, उनका मानना है कि हैप्पीनेस भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। अच्छा, स्किल। हाँ, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमें मिलेगी, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इच्छा एक ऐसा समझौता है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक वो चीज नहीं मिलेगी आप दुखी रहेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम इच्छाएं रखो खुश रहने के लिए, लेकिन फिर एम्बिशन का क्या, आगे बढ़ने की चाहत। देखिए, ये एक बहुत बारीक संतुलन है। नवल ये नहीं कहते कि एम्बिशन छोड़ दो, वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को समझो गहराई से, क्या वो सच में तुम्हारी हैं या समाज ने, दूसरों ने तुम पर थोपी हैं। ये बात तो है, कई बार हम दूसरों को देखकर चीजें चाहने लगते हैं। हाँ, और हैप्पीनेस आती है प्रेजेंट मोमेंट में जीने से, जो है उसमें शांति पाने से, ना कि लगातार अगली चीज के पीछे भागने से। ये तो कुछ माइंडफुलनेस जैसा लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही है, अपने विचारों और इच्छाओं को देखना बिना उनके बहकावे में आए, और इसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही मन को ट्रेन करना पड़ता है खुश रहने के लिए। तो नवल रविकांत की कहानी सिर्फ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मुश्किलों से जूझने की, सीखने की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, पैसे और खुशी दोनों मामलों में। हाँ, ये हमें सिखाती है कि हम अपने हालात बदल सकते हैं अगर हम सही ज्ञान और सिद्धांतों पर काम करें। और अंत में ये एक सवाल भी छोड़ जाती है ना। हाँ बिल्कुल, ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर सही ज्ञान और सिद्धांत अपनाकर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तो हमारे अपने जीवन में लगातार सीखने और सही दिशा में कोशिश करने में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। क्या हम भी अपने लिए वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को व्यवस्थित होके, मतलब सोच समझ के डिजाइन कर सकते हैं? शायद हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। Now starting Chapter 1, Building Wealth. नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने और अमीर बनने के हुनर यानी स्किल की। ये सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने के बारे में नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल। बल्कि ये समझना कि क्या करना है, किसके साथ करना है और शायद सबसे जरूरी कब करना है। हमारे सामने कुछ दिलचस्प लेख हैं। वो कहते हैं कि दौलत बनाना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई जबान सीखना। जरा सोचिए, अगर किसी का सब कुछ चला जाए तो क्या वो सिर्फ इस स्किल के दम पर दोबारा अमीर बन सकता है? बिल्कुल, ये हुनर ही तो असली चीज है। पर पहले हाँ, ये समझना जरूरी है कि दौलत मतलब वेल्थ और पैसा यानी मनी और सामाजिक रुतबा जिसे स्टेटस कहते हैं, इनमें फर्क क्या है। दौलत यानी वो चीजें जैसे कोई बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, जो आपके सोते हुए भी आपके लिए कमाती रहे। अच्छा, सोते हुए भी? हाँ, पैसा तो बस लेन देन का एक जरिया है, एक टूल है, और रुतबा वो तो समाज में आपकी जगह है। असली दौलत कमाने के लिए सही दिशा में मेहनत वो जरूरी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। असली दौलत बनाने की पहली सीढ़ी वो क्या है? एक बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि सिर्फ अपना समय बेचकर, जैसे नौकरी करके, उससे अमीर बनना तो लगभग नामुमकिन सा है। इसके लिए मालिक बनना जरूरी है। मतलब किसी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी, इक्विटी होनी चाहिए। सही कहा, एकदम सही। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी कमाई सीधे आपके काम के घंटों पर टिकी होती है।
छुट्टी ली तो कमाई बंद। हाँ, ये तो है। असली आर्थिक आजादी, जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, वो मालिकाना हक से आती है। सोचिए ना, एक दुकान का मालिक है और एक वहां काम करने वाला कर्मचारी। दोनों मेहनत करते हैं, पर मालिक दुकान बंद होने के बाद भी कमा रहा होता है ना? क्योंकि दुकान उसकी संपत्ति है, उसका एसेट है। यही फर्क है। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब खास या अनोखा ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज सिखा नहीं सकता। हाँ, ये आपकी अंदरूनी दिलचस्पी, आपकी क्यूरियोसिटी और जुनून, पैशन से पैदा होता है। ये दिलचस्प है ना? सोचिए, बचपन में ऐसा क्या था जो आप घंटों तक करते थे और वो आपको खेल जैसा लगता था, जबकि दूसरों को शायद वो मुश्किल काम लगता हो। जैसे किसी को कंप्यूटर में मजा आता था, किसी को कहानियां बनाने में। बिल्कुल, हो सकता है वो कंप्यूटर में कुछ करना हो, कहानियां गढ़ना हो, या लोगों से बस आसानी से बात कर लेना हो। यही आपका वो अनोखा स्पेसिफिक नॉलेज हो सकता है। समाज इसी अनोखेपन के लिए आपको सबसे ज्यादा इनाम लेता है, ना कि उस चीज के लिए जो हर कोई कर सकता है। मतलब डिग्रियों से ज्यादा जरूरी ये पहचानना है कि हम किस चीज में सबसे अलग हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और आज इंटरनेट के जमाने में तो ये और भी जबरदस्त हो गया है। आप अपने इस अनोखे हुनर के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने ऑडियंस ढूंढ सकते हैं। आपका असलीपन, आपकी ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप वो करते हैं जो आप सच में हैं, तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर किसी के पास ये स्पेसिफिक नॉलेज है, तो उसे बड़े पैमाने पर कैसे इस्तेमाल करे दौलत बनाने के लिए? यहीं पर लीवरेज का सिद्धांत आता है। लीवरेज। हाँ, लीवरेज का मतलब है कम मेहनत या कम संसाधन लगाकर ज्यादा नतीजे पाना। एक तरह से अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाना। ये पैसा लगाकर मतलब कैपिटल से हो सकता है, लोगों की टीम बनाकर यानी पीपल लेवरेज, या फिर कोड यानी सॉफ्टवेयर और मीडिया जैसे वीडियोस, आर्टिकल्स, इनके जरिए हो सकता है। कोड और मीडिया। हाँ, कोड और मीडिया आज के जमाने में सबसे शक्तिशाली लीवरेज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये परमिशनलेस है। परमिशनलेस मतलब इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी बड़े आदमी की, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या कोई जानकारी भरा वीडियो, और वो आपके सोते समय भी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचकर आपके लिए काम कर रहा हो सकता है। ये अपनी बात को, अपने असर को कई गुना बढ़ाने जैसा है। इतनी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी तो आती होगी। लेखों में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है। अपने नाम पर जोखिम लेना, रिस्क लेना, ये क्यों जरूरी है? हाँ बिल्कुल, समाज उन्हीं लोगों को बड़ी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी यानी इक्विटी और लेवरेज देता है जो अपने नाम के साथ जोखिम उठाने को तैयार हो। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और वो सफल होता है तो नाम आपका होता है, क्रेडिट आपको मिलता है, और अगर वो असफल होता है तो जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इसी से भरोसा बनता है, क्रेडिबिलिटी बनती है। बिना जोखिम लिए बड़े इनाम नहीं मिलते। ये बात तो है। और एक बहुत जरूरी बात, दौलत हो, अच्छे रिश्ते हो या ज्ञान, जीवन में जो भी बड़ी सफलताएं हैं ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बैंक में होता है? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। भरोसेमंद लोगों के साथ लंबे समय तक काम करना बहुत कीमती है। आपकी साख, आपकी रेप्यूटेशन भी वक्त के साथ बनती है और बढ़ती है, कंपाउंड होती है। मतलब जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज, वैसे ही अच्छे रिश्ते और नेकनामी भी समय के साथ और ज्यादा फायदेमंद होते जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब आपको सही लोग मिल जाएं और सही काम मिल जाए तो उसमें टिके रहना जरूरी है। गहराई से निवेश करें, रातों रात कुछ नहीं होता। लंबे समय तक मतलब दशकों तक टिके रहने से ही वो असाधारण सफलता मिलती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, संक्षेप में कहें तो दौलत बनाना एक सीखा जा सकने वाला स्किल है। इसके लिए सिर्फ समय बेचने की बजाय मालिकाना हक, ओनरशिप जरूरी है। अपना वो खास हुनर, स्पेसिफिक नॉलेज पहचानें जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। फिर लीवरेज का इस्तेमाल करें, मतलब अपनी पहुंच और असर को बढ़ाएं। अपने नाम पर जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबल बने और लंबी दौड़ के लिए सोचें। और सबसे जरूरी, जो करें ऑथेंटिक रहें, असलीपन से। और हाँ, एक बात याद रखें, इस सब में जो सबसे जरूरी स्किल है वो है लगातार सीखते रहना, लर्न करते रहना।
दुनिया तेजी से बदल रही है, तो बुनियादी चीजों की समझ, जैसे साफ तरीके से अपनी बात कहना, बेसिक हिसाब किताब की समझ और सही गलत में फर्क करने की काबिलियत, लॉजिक, ये हमेशा काम आती है। ये आपकी नींव है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। अगर किसी को आज अपना वो खास हुनर या स्पेसिफिक नॉलेज पता चल जाए, तो वो उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट और ये जो आपने कहा बिना इजाजत वाली लीवरेज, उसका इस्तेमाल सबसे पहले कैसे करेगा? क्या पहला कदम होगा? सोचने वाली बात। Continuing Chapter 1, we will discuss Find a Position of Leverage. नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा सवाल? यही कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज में आपको मजा आता है एकदम शौकिया तौर पर, वही आपके करियर और कामयाबी की वजह बन जाए? अच्छा। हाँ, क्या ये मुमकिन है कि आपकी असली दिलचस्पी, आपका पैशन, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी हो? हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये सोच तो बहुत पावरफुल है। आज के जमाने में आपकी जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है ना, हाँ, सीखने की असली इच्छा, बिल्कुल, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। ये सिर्फ पैसे के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है, क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम मजे के लिए करते हैं ना, हाँ, दिल लगाकर, हाँ, तो अक्सर वो आपका बेस्ट काम होता है। एक तरह की कला बन जाती है वो चीज। कला आर्ट। बिजनेस में भी, हाँ बिल्कुल, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या कोड लिख रहे हो या पॉडकास्ट ही बना रहे हो। अच्छा, ठीक है, पर ये मजा, ये पैशन काम में कैसे बदलता है, पैसों में कैसे बदलता है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का। हाँ, लेवरेज, काफी सुना है इसके बारे में। लेवरेज अपनी कोशिशों का असर, उसे कई गुना बढ़ाना। अच्छा, कैसे? सोचिए, पहले जमाने में ये लोगों की मदद से होता था, लेबर से। फिर आया पैसा, कैपिटल, उससे आप अपना असर बढ़ाते थे। हाँ, फैक्ट्रीज वगैरह। हाँ, पर आज जो सबसे जबरदस्त लेवरेज है, वो है कोड और मीडिया। कोड और मीडिया, जैसे सॉफ्टवेयर एप्स? बिल्कुल, सॉफ्टवेयर एप्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स। सोचिए, एक इंसान एक ऐप बनाता है और वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। और सबसे कमाल की बात, लगभग बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के, रेप्लिकेशन का कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं। और ये जो नया वाला लीवरेज है, कोड और मीडिया वाला, इसकी एक और खास बात है। क्या? ये काफी हद तक परमिशनलेस है। परमिशनलेस मतलब आपको किसी बॉस की या किसी इन्वेस्टर की इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कंप्यूटर है, स्किल है, तो आप शुरू कर सकते हैं। सही बात है। और यहीं पर वो चीज काम आती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज, ये क्या होता है? खास ज्ञान। हाँ, खास ज्ञान। वो ज्ञान जो सिर्फ आपके पास है, क्योंकि वो आपकी यूनिक दिलचस्पी, आपके तजुर्बे, आपके जुनून से आया है। ये वो चीज है जो आप किसी क्लासरूम में या किताब से पूरी तरह नहीं सीख सकते। एग्जैक्टली। आप इसे गूगल करके आसानी से नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए किसी को पुराने जमाने के कंप्यूटर्स का बहुत शौक है, हाँ, और साथ में उसे स्टोरी टेलिंग भी अच्छी आती है। अब ये कॉम्बिनेशन उसे खास बना देता है। अच्छा, तो ये यूनिकनेस ही है स्पेसिफिक नॉलेज। बिल्कुल। और समाज ऐसी ही खास चीजों के लिए, जो उसे आसानी से नहीं मिलती, अच्छी कीमत देने को तैयार रहता है। अगर आपकी स्किल ऐसी है जो कोई भी 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर सीख सकता है, तो आपको बदलना आसान है। हाँ, तो आपको रिप्लेस करना आसान है। लेकिन अगर आपके पास ये यूनिक स्पेसिफिक नॉलेज है, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आप आसानी से रिप्लेसेबल नहीं रहते। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक और कमाल की बात जो सामने आती है, वो ये कि ऐसा काम ढूंढो जो खेलने जैसा लगे। हाँ, ये तो आइडियल सिचुएशन है ना? सोचिए, अगर आपको कोई काम इतना पसंद है कि आप उसे 16 घंटे भी कर सकते हैं और आपको लगे ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपका मुकाबला कौन करेगा? आप तो बस मजे कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। सही कहा। जबकि दूसरे लोग काम निपटा रहे होंगे। ये तो एक तरह का सीक्रेट वेपन हो गया। बिल्कुल। और देखिए, जब आपके पास लेवरेज होता है, आपकी पहुंच या असर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कोड या मीडिया से, हाँ, तब आपने कितने घंटे काम किया ये उतना जरूरी नहीं रह जाता। तो फिर क्या जरूरी होता है? आपका जजमेंट, सही फैसला लेने की काबिलियत। अच्छा, जजमेंट? हाँ, एक सही फैसला, खासकर टेक्नोलॉजी या फाइनेंस जैसी फील्ड में, लाखों करोड़ों का फर्क ला सकता है।
इसीलिए तो बड़े सीईओज या इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, इनको इनके फैसलों के लिए इतना पैसा मिलता है। उनका तजुर्बा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब मिलके उनका जजमेंट बनता है। समझ गई। तो स्किल, लीवरेज और फिर सही जजमेंट, लेकिन सिर्फ यही काफी है या कुछ और भी है? जैसे सोचने का तरीका, माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट, ये बहुत बहुत जरूरी है। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि अगर आपके मन में पैसे को लेकर या अमीर लोगों को लेकर कोई नफरत है, या फिर आप दूसरों से बहुत जलते हैं, वो जो स्टेटस गेम खेलना होता है ना, हाँ, कि उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, बिल्कुल, तो ये चीजें आपको वेल्थ बनाने से, अमीर बनने से रोक सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटस गेम एक तरह का जीरो सम गेम है। मतलब किसी एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। जैसे स्कूल में एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अच्छा। लेकिन दौलत बनाना, वेल्थ क्रिएशन, ये एक पॉजिटिव सम गेम हो सकता है, जहां सब मिलकर कुछ नया, कुछ बड़ा बना सकते हैं और सबके लिए मौके बढ़ सकते हैं। तो वो नफरत या जलन वाली सोच इसमें मदद नहीं करती। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज्यादा फायदेमंद है। ये बात तो सोचने वाली है, स्टेटस गेम वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। और शायद एक और बहुत जरूरी बात, सब्र रखना, पेशेंस, क्योंकि ये सब रातों रात तो नहीं होगा। अरे बिल्कुल, पेशेंस तो शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। लंबे समय में अगर आपके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज है, आप अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी, हाँ, और आप लिवरेज का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन इसमें टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है, और इसीलिए कहते हैं कि बस गिनती मत रखिए, रोज रोज हिसाब मत लगाइए कि मैंने इतना किया, मुझे इतना क्यों नहीं मिला। अच्छा, क्यों? क्योंकि उससे सब्र जल्दी खत्म हो जाता है, धैर्य टूट जाता है। बस अपना काम करते रहिए। और हाँ, एक और चीज, अपने समय की कीमत समझिए। अपने टाइम की वैल्यू। हाँ, उसे बेकार की चीजों में, छोटी मोटी बातों में बर्बाद मत कीजिए। सोचिए कि आपका 1 घंटा कितना कीमती है और उसे वहीं लगाइए जहां सबसे ज्यादा असर हो। वाह, ये तो बहुत सारी काम की बातें हो गई। तो अगर हम इन सबको समेटें, निचोड़ निकालें, हाँ बिल्कुल, तो बात यह है कि अपनी सच्ची दिलचस्पी को पहचानिए, उससे ऐसा खास ज्ञान, मतलब स्पेसिफिक नॉलेज बनाइए जो दूसरों के पास ना हो। फिर लेवरेज का इस्तेमाल सीखिए, खासकर कोड और मीडिया का, क्योंकि वो आज के जमाने का सुपर पावर है। सही। काम ऐसा चुनिए जो खेलने जैसा लगे, जिसमें मजा आए। अपने फैसलों यानी जजमेंट को बेहतर बनाइए। हाँ, क्योंकि लीवरेज के साथ जजमेंट बहुत मायने रखता है। और माइंडसेट सही रखिए, जलन और स्टेटस गेम से बचिए, पॉजिटिव सम सोच रखिए, सब्र रखिए, पेशेंस, और अपने समय की कद्र कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट समरी है। शुक्रिया। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। आप में ऐसी कौन सी अनोखी स्किल या ऐसा कौन सा जुनून है जिसे अगर आप और निखारें, उस पर और काम करें, तो शायद मौके खुद ब खुद आपके पास चल कर आने लगें? आपकी कौन सी वो खासियत है जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। Now, Chapter 2, Building Judgment. आज की तेज रफ्तार दुनिया में क्या लगता है आपको, सिर्फ कड़ी मेहनत काफी है या कामयाब होने के लिए कुछ और भी चाहिए? हाँ, ये सवाल तो है। आज हम ना कुछ दिलचस्प विचारों पर गौर करेंगे। कुछ नोट्स और लेख हाथ लगे हैं। अच्छा, किस बारे में है? जजमेंट पर, मतलब सही परख होना और साफ साफ सोचना, क्लियर थिंकिंग जिसे कहते हैं, और स्मार्ट फैसले लेना। सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है। चलिए, इनमें छिपी खास बातें निकालते हैं फिर। बिल्कुल। तो फिर इस जजमेंट वाली बात को ही पहले लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि आजकल मेहनत से ज्यादा जजमेंट मायने रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, मतलब ये कि आप कितनी तेजी से, मान लीजिए, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सीढ़ी सही दीवार पे लगी भी है या नहीं। अच्छा, हाँ, सही डायरेक्शन मतलब। बिल्कुल। जजमेंट का मतलब ही है अपने कामों के लंबे समय में होने वाले नतीजों को समझना और फिर उसी समझ के आधार पर सही फैसला लेना। एक सही फैसला जिसमें अच्छी परख लगी हो, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसमें मेहनत लगती है, सोचने की मेहनत, पर ये उस दौड़ने भागने वाली मेहनत से ज्यादा कीमती हो सकती है। सही दिशा चुनना रफ्तार से ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब आपके पास लेवरेज हुआ है ना, मतलब थोड़े एफर्ट से बड़ा असर डालने की ताकत। एग्जैक्टली। लेवरेज के साथ जजमेंट और भी क्रिटिकल हो जाता है। और यहीं पर शायद वो साफ सोचने वाली बात आती है, क्लियर थिंकिंग। हाँ, कहते हैं स्मार्ट होने से शायद ज्यादा जरूरी है क्लियर थिंकर होना। इसका क्या मतलब है?
चीजों की जड़ तक जाना। हाँ, मतलब चीजों की बुनियादी बातों को, बेसिक्स को गहराई से समझना। जैसे वो रिचर्ड फाइनमैन वाली मिसाल है ना। हाँ, मशहूर फिजिसिस्ट। वो मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स को भी बच्चों की तरह समझा देते थे। और बात सोचने वाली है, अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो शायद आप उसे खुद भी ठीक से नहीं समझे हैं। बिल्कुल, यही क्लियर थिंकिंग की पहचान है। पर इसमें रुकावट क्या है? हम सब क्यों नहीं बन पाते क्लियर थिंकर्स? सबसे बड़ी रुकावट शायद हमारा अपना ईगो, हमारा मैं। ईगो? कैसे? हम दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसी वो हमारी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि जैसी वो असल में है। और जब हकीकत हमारी इच्छा से टकराती है तो हमें दुख होता है। सफरिंग। लेकिन मजे की बात यह है कि यही दुख का पल असल में सच्चाई का पल भी होता है। द मोमेंट ऑफ सफरिंग इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हाँ, ये बात तो है। जैसे किसी दोस्त का ब्रेकअप हो जाए तो उसे समझाना बड़ा आसान लगता है, अरे छोड़ो, ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। हाँ, बाहर से सलाह देना बहुत आसान है, पर जब खुद पर वैसी ही बीतती है तो वही सच्चाई देखना, उसे मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। ईगो को एक तरफ रखकर ही हम सच्चाई को देख पाते हैं। सच को स्वीकार करना, भले ही वो उस वक्त तकलीफ दे लगे, वही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, तो ईगो को हटाना होगा क्लियर थिंकिंग के लिए। अब जरा डिसीजन लेने के कुछ आसान तरीकों पर आते हैं। सोर्सेज में कुछ हैक्स बताए गए हैं। हाँ, 2 बड़े दिलचस्प नियम हैं। पहला, अगर आप किसी बड़े मुश्किल चुनाव पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई खास जॉब लें या नहीं, शादी करें या नहीं, हाँ, बड़े फैसले, तो शायद जवाब ना है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज इतने ऑप्शंस हैं कि हाँ तभी कहना चाहिए जब आप काफी हद तक सर्टन हो, दिल से आवाज आनी चाहिए। अगर आपको स्प्रेडशीट बनाकर फायदे नुकसान गिनने पड़ रहे हैं तो मतलब आप पूरी तरह श्योर नहीं है। दिलचस्प है। मतलब दुविधा में है तो ना बेहतर है। और दूसरा नियम है, अगर 2 रास्ते लगभग बराबर आकर्षक लग रहे हों तो वो रास्ता चुने जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुश्किल या दर्दनाक लगे, जिसे कहते हैं रन अपहिल। रन अपहिल, चढ़ाई चढ़ना। हाँ, हमारा दिमाग अक्सर फौरी आराम या शॉर्ट टर्म दर्द से बचना चाहता है, पर जिस रास्ते में अभी थोड़ी मुश्किल है, अक्सर उसी में लॉन्ग टर्म फायदा छिपा होता है। जैसे एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, अभी तो जोर आता है ना, शायद थोड़ा दर्द भी हो, पर बाद में सेहत अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म फायदा मिलता है। मतलब जो रास्ता भी अपहिल जैसा लगे, शायद वही आपको चोटी पर ले जाए। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। शॉर्ट टर्म दर्द अक्सर लॉन्ग टर्म गेन का संकेत हो सकता है। हमें अपने इस झुकाव को पहचानना होगा कि हम आसान रास्ता चुनना चाहते हैं। सही है। अब एक और मजेदार चीज पर आते हैं, रीडिंग, पढ़ने की आदत। कहते ही ये एक सुपर पावर है तो, पर बनाए कैसे इस आदत को? एक सलाह है, वो पढ़ो जो पसंद है, तब तक पढ़ो जब तक पढ़ना ही पसंद आने लगे। रीड वॉट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। ये बढ़िया है, मतलब बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। हाँ, और ये भी कि हर किताब पूरी खत्म करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, जैसे आप कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा पढ़ें। वैसे ही किताबों को देख सकते हैं, जरूरी बातें निकालें और आगे बढ़ें। किसी किताब को बीच में छोड़ देना बिल्कुल ठीक है अगर वो आपको बांध नहीं पा रहे। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये नहीं कि कितनी किताबें खत्म की। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की किताबें? इस पर सुझाव है कि फाउंडेशंस यानी बुनियाद मजबूत करना जरूरी है। फाउंडेशंस मतलब? साइंस, मैथ, फिलॉसफी जैसे विषयों की बेसिक और ओरिजिनल किताबें पढ़ें, जो बिल्कुल शुरुआती टेक्स्ट हैं। अच्छा, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज या समरीज की बजाय ओरिजिनल पर जाएं। जैसे एवोल्यूशन समझने के लिए सीधे डार्विन पढ़ें, इकोनॉमिक्स के लिए एडम स्मिथ। हाँ बिल्कुल, किसी और की इंटरप्रिटेशन या समरी पढ़ने के बजाय ओरिजिनल सोर्स पढ़ने से आपकी सोच का आधार मजबूत होगा। फंडामेंटल्स पर पकड़ बनाना एडवांस कॉन्सेप्ट्स रटने से कहीं बेहतर है। हाँ, ये बात तो जची। बुनियाद पक्की हो तो इमारत मजबूत बनती है। सही। तो इन सब बातों का निचोड़ उछल के चलता है। हमने जजमेंट, क्लियर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और रीडिंग पर बात की। मेहनत जरूरी है, पर शायद सही दिशा में, सही जजमेंट और साफ सोच के साथ। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये सारी बातें, साफ सोच, अच्छे फैसले, क्या ये सिर्फ पैसा कमाने या दुनियावी तौर पर सफल होने के लिए ही है, या इनका कोई और गहरा मतलब भी है? कैसा मतलब? इनका ताल्लुक एक शांत मन से, एक सेहतमंद शरीर से
और एक प्यार भरे घर के माहौल से भी है क्या? जैसा कि एक सोर्स में कहा गया, 3 चीजें हैं जो खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें कमाना पड़ता है। कौन सी 3 चीजें? एक शांत मन, अ काम माइंड, एक तंदुरुस्त शरीर, अ फिट बॉडी, और प्यार से भरा घर, अ हाउस फुल ऑफ लव। वाह, काम माइंड, फिट बॉडी, हाउस फुल ऑफ लव, ये कमाई जा सकती हैं, खरीदी नहीं। हाँ, तो सोचिएगा जरूर इस पर। क्या हमारी सारी भागदौड़, सारी स्मार्टनेस हमें इन चीजों के करीब ला रही है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने के लिए बेहतरीन नुक्ता। Now, Chapter 3, Learning Happiness. नमस्कार। आज हम सब एक बड़े दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या खुशी मतलब हैप्पीनेस सीखी जा सकती है? बिल्कुल वैसी जैसे मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नया सब्जेक्ट। हमारे पास कुछ सोर्स मटेरियल है जो इसी आइडिया को एक्सप्लोर करता है। तो आज का मिशन है इन सोर्सेज को गहराई से देखना और समझना कि खुशी आखिर है क्या चीज़। क्या ये वाकई एक स्किल है जिसे तराशा जा सकता है, और अगर हाँ तो भाई कैसे? कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में रोज की जिंदगी के एग्जाम्पल से समझें। चलिए शुरू करते हैं फिर। सोर्स का एक कह सकते हैं बड़ा दावा है कि खुशी कोई विरासत में मिली चीज नहीं है, कोई लक की बात नहीं है, बल्कि एक पर्सनल स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम जिम जाकर फिटनेस बनाते हैं या वो न्यूट्रिशन सीखते हैं। सोर्स में लेखक ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी खुशी का लेवल 10 में से शायद 2-3 से बढ़ाकर 9 तक पहुंचाया। ये तो कमाल है। हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि खुशी का मतलब शायद हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। किसी के लिए ये वो फ्लो स्टेट है, आप जानते हैं, किसी काम में पूरी तरह खो जाना, किसी के लिए बस एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन का एहसास। तो ये डेफिनेशन बदलती रहती है। जैसे बचपन के सवाल बड़े होकर उनके जवाब अलग लगते हैं, है ना? जरूरी ये है कि हम अपने लिए इसका मतलब खोजें, समझे? अच्छा, एक और थोड़ा हैरान करने वाला आइडिया सोर्स में ये है कि शायद खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है, मतलब हमारा डिफॉल्ट सेटिंग, और ये तब महसूस होती है जब हमारे मन से ये भाव निकल जाता है कि लाइफ में कुछ कमी है। हाँ, देखिए, हमारा दिमाग जो है वो लगातार कुछ न कुछ चाहता रहता है। डिजायर्स होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, एक तरह के कह सकते हैं सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। तो सोर्स कहता है कि जब ये चाहते हैं, ये डिजायर्स थोड़ी शांत होती हैं, तब मन भी शांत होता है। न वो पास्ट में भटकता है, न फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और इसी अंदरूनी शांति जो इंटरनल साइलेंस है, उसी में संतोष मिलता है। तो ये पॉजिटिव सोचने से ज्यादा इच्छाओं की, खासकर बाहरी चीजों की इच्छाओं की कमी के बारे में है। तो क्या मतलब हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? क्या डिजायर्स रखना गलत है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोर्स ये नहीं कहता है कि इच्छाएं गलत हैं, बल्कि वो ये समझाता है कि उन्हें समझदारी से चुनना जरूरी है। देखिए, हर इच्छा एक तरह से खुद से किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक मुझे ये चीज नहीं मिलती, मैं थोड़ा दुखी रहूंगा। हाँ, जैसे वो नई कार का इंतजार, रोमांचक लगता है। बिल्कुल, पर मिलते ही वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इच्छा रखना बुरा नहीं है, पर यह समझना कि कोई बाहरी चीज हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी, ये शायद एक भ्रम है, एक डिल्यूजन है। और ये भी समझना कि शायद वही इच्छा हमारे दुख का कारण भी बन सकती है, ये अवेयरनेस मतलब जरूरी है। सोर्स ये भी कहता है कि दुनिया असल में न्यूट्रल है, मतलब जैसी है वैसी है। हमारी फीलिंग्स उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। जैसे बारिश किसान के लिए अच्छी है, पर जिसका पिकनिक का प्लान है उसके लिए बुरी। दुनिया तो बस हमारी फीलिंग्स हमें लौटा रही है। सही बात है। और यहीं पर चॉइस की बात आती है। अगर हम ये मानते हैं कि खुश रहना चुना जा सकता है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। एक और बात सोर्स में कही गई है, खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। ये अक्सर तकलीफ देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो चीजों को जैसी हैं वैसा एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। रियलिटी न्यूट्रल है, मीनिंग हम देते हैं। और हाँ, खुश रहने के लिए सोर्स शांति और मौजूदगी मतलब पीस और प्रेजेंस पर बहुत जोर देता है। अक्सर हमारा दिमाग या तो पास्ट में उलझा रहता है, वो पछतावा, वो गलतियां, या फिर फ्यूचर की चिंता करता है, क्या होगा, कैसे होगा, और ये चीज हमें अभी इसी पल में खुश होने से रोकती है। बिल्कुल, एक तरह की बेचैनी, एंजाइटी सी रहती है हमेशा, अगला काम, अगली चीज। सोर्स कहता है कि पीस यानी मन की शांति शायद खुशी से भी ज्यादा फाउंडेशनल है। शांति असल में, वो कहते हैं, आराम करती हुई खुशी है,
पीस इज हैप्पीनेस एट रेस्ट। बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके शांति पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए वो तो कभी खत्म नहीं होंगी। असली शांति अंदर से आती है, प्रॉब्लम्स के आइडिया को छोड़ने से, एक्सेप्टेंस से। सोर्स में जेलसी, ईर्ष्या के बारे में भी बात है। उसे एक बहुत ही जहरीला, बेकार का इमोशन बताया गया है जिससे हमें कुछ मिलता नहीं है। और एक सवाल सोचने लायक है जो सोर्स पूछता है, क्या हम सच में उस इंसान से जिससे जेलस हैं अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहेंगे? मतलब उसकी सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ, उसके डर, उसकी मुश्किलें, सब कुछ लेकर? शायद जवाब नहीं होगा, है ना? हाँ, और देखिए समाज हमें अक्सर बाहरी चीजों के पीछे दौड़ाता है। पैसा है, स्टेटस है, लोग क्या कहेंगे। ये सब मल्टीप्लेयर गेम्स है, इनमें हमेशा दूसरों से तुलना होती है। पर सोर्स कहता है खुशी एक सिंगल प्लेयर गेम है। इसका स्कोर अंदरूनी होता है, इसे कोई और नहीं देख सकता, कोई और जज नहीं कर सकता। और जिंदगी असल में है भी तो सिंगल प्लेयर गेम ही। आखिर में हमारे अनुभव सिर्फ हमारे हैं। तो पे सवाल उठता है, अगर ये एक स्किल है तो इसे डेवलप कैसे करें? सोर्स कहता है छोटी छोटी आदतों से, हैबिट्स बनाकर। जैसे मूड स्टेबल रखने के लिए शायद शुगर कम करना, अल्कोहल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, दूसरों को कम जज करना, और हाँ, सबसे जरूरी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करना। हाँ, और भी छोटी चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, जिनका जिक्र है। जैसे रोज थोड़ी धूप लेना, बेवजह मुस्कुराना अच्छा लगता है, रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करना, शायद कैफीन कम करना अगर ज्यादा लेते हैं तो। ये आदतें धीरे धीरे मतलब हमारे हैप्पीनेस बेसलाइन को ऊपर उठा सकती हैं। जैसे रोज कसरत से फिटनेस बढ़ती है। ये कोई ओवरनाइट जादू नहीं है, पर लगातार कोशिश से फर्क पड़ता है। आखिर में सोर्स एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने की बात करता है। ये बहुत जरूरी लगता है। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में वो कहते हैं 3 चॉइसेस होती हैं, उसे बदलो, चेंज इट अगर बदल सकते हो, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट अगर बदल नहीं सकते, या उसे छोड़ दो, लीव इट, उस सिचुएशन से निकल जाओ। बीच में फंसे रहना मतलब बदलना चाहें पर बदले नहीं, छोड़ना चाहें पर छोड़े नहीं, और एक्सेप्ट भी ना करें। सोर्स कहता है यही सबसे ज्यादा दुख देता है। बिल्कुल, और एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है नतीजा चाहे जो भी हो, अंदर से शांत रहना, इक्वानिमिटी रखना। पुरानी मुश्किलों से हमने क्या सीखा, ये याद करना भी मदद कर सकता है। छोटी छोटी परेशानियों में खुद से पूछना, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, या मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, ये एक प्रैक्टिस बन सकती है। सोर्स मौत को याद रखने की भी बात करता है। सुनने में अजीब लगे, पर ये पर्सपेक्टिव देता है कि जिंदगी छोटी है, इसे लड़ाई झगड़े या दुख में क्यों बिताएं, इसे पॉजिटिव तरीके से जीना बेहतर है। तो इन सारी बातों को देखें तो निचोड़ यही लगता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम बाहर ढूंढते फिरें। ये शायद एक अंदरूनी फैसला है, एक चॉइस है, एक स्किल है, जिसे हम रोज की आदतों से अपनी सोच को बदलकर और चीजों को स्वीकार करके तराश सकते हैं। ये काफी हद तक अपनी इच्छाओं को मैनेज करने, आज में जीने और बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी सुकून को, शांति को अहमियत देने के बारे में है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर खुशी वाकई एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम हो सकता है जिससे इस स्किल को प्रैक्टिस करना शुरू किया जा सके। Now, Chapter 4, Saving Yourself. आज हम कुछ ऐसे विचारों पर बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी की कमान वो पूरी तरह अपने हाथ में लेनी होगी। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो साफ इशारा करते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर, टीचर, गुरु, ये सब शायद गाइड कर सकते हैं, पर जिम्मेदारी तो आखिर में हमारी ही है। क्यों? सही कहा। इन सोर्सेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो है सेव योरसेल्फ। सेव योरसेल्फ यानी खुद को बचाओ, और दूसरा बी योरसेल्फ, मतलब अपनी असलियत को जियो। अच्छा, इसका मतलब हुआ अपनी सेहत जैसे फिजिकल, मेंटल और हाँ स्पिरिचुअल भी, उसको सबसे ऊपर रखना, प्रायोरिटी देना। हाँ, प्रायोरिटी देना। अच्छी आदतें मतलब हैबिट्स बनाना, और जो बाहरी दबाव होते हैं ना, जैसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या अपना ही गुस्सा जो काबू में नहीं रहता, इन सब से आजादी पाना। तो निचोड़ ये है कि भाई अपनी देखभाल और तरक्की का रास्ता वो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ये सेव योरसेल्फ सुनने में थोड़ा अकेला सा लगता है, मतलब कोई और नहीं आएगा बचाने। हाँ,
कुछ हद तक यही मतलब है कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा। मतलब डॉक्टर हमें हेल्दी नहीं बना देंगे या कोई टीचर हमें स्मार्ट नहीं बना देगा जब तक हम खुद ना चाहें। एग्जैक्टली ये पावर अपने हाथ में लेने वाली बात है। दूसरों पर जो निर्भरता है उसे कम करना। अच्छा। और ये तभी हो पाएगा जब हम समझें कि हम हैं कौन, मतलब बीइंग योरसेल्फ। अपनी असलियत पहचानना। हाँ, सोर्स ये कहता है कि दुनिया में कोई दूसरा ठीक आपकी तरह आप नहीं बन सकता। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, सोचते हैं अरे वो सफल है तो मुझे भी यही करना चाहिए। हाँ, ये होता है, सक्सेस चेकलिस्ट फॉलो करना। बिल्कुल, पर असली सवाल है आप अंदर से सच में क्या करना चाहते हैं, आपकी अपनी आवाज क्या कह रही है। मतलब अपनी यूनिक कैपेबिलिटी ढूंढना और वो काम ढूंढना जिसे शायद हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये थोड़ा डरावना भी तो हो सकता है, लीक से हटकर चलना। है, बिल्कुल है, पर सोर्सेस के मुताबिक लंबा रास्ता देखें तो यही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। और इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी है एक मजबूत नींव, फाउंडेशन। और वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है सेहत से, हेल्थ। सोर्सेस साफ कहते हैं अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी बनाओ। पहली मतलब खुशी, परिवार, काम से भी पहले? हाँ, सोर्स तो यही कहता है, फिजिकल हेल्थ सबसे पहले, फिर मेंटल हेल्थ और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। क्यों फिजिकल हेल्थ पहले, क्यों? क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा, बीमार है, थका हुआ है, तो मन शांत रखना, फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। और आजकल की दुनिया में सेहतमंद रहना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, हमारा खाना पीना देखो, एक्सरसाइज की कमी, स्क्रीन टाइम, सब कुछ जैसे हमें नेचुरल तरीकों से दूर ले जा रहा है। हाँ। डाइट के लिए सोर्स इशारा करता है जैसे वो पेलियो डाइट जैसा कुछ। पेलियो डाइट मतलब सब्जियां, थोड़ा मीट, फल, बेरीज, इस तरह की चीजें, ज्यादा नेचुरल, अनप्रोसेस्ड। अच्छा, अनप्रोसेस्ड। हाँ। और सबसे खतरनाक है शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन। ओह, यानी मिठाइयाँ, डेजर्ट्स। हाँ बिल्कुल, सिंपल रूल है, खाना जितना कम प्रोसेस्ड हो, डब्बे में बंद ना हो, उतना अच्छा। और एक्सरसाइज का क्या, रोज जिम जाना पड़ेगा, भारी भरकम वजन उठाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं। सोर्स कहता है सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, रोज कुछ ना कुछ करना। रोज? हाँ, रोज, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, योगा हो या सिर्फ वॉक ही क्यों ना हो। सबसे अच्छा वर्कआउट वो है जिसमें मजा आए, ताकि टिके रहे उस पे। हाँ, ताकि आप उसे रोज कर सकें बिना बोझ समझे। एक लाइन बड़ी अच्छी है इसमें, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। मतलब रोज थोड़ा मुश्किल चुनेंगे तो आगे चलकर जिंदगी आसान होगी। कुछ ऐसा ही, रोज की छोटी छोटी मेहनत। ठीक है, फिजिकल हेल्थ हो गया, इसके बाद आती है मेंटल स्ट्रेंथ। हाँ, दिमागी मजबूती। इसमें मेडिटेशन का जिक्र है। मेडिटेशन आजकल बहुत सुना है इसके बारे में। सोर्स से दिमाग के लिए एक तरह का उपवास कहता है, जैसे शरीर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है ना। अच्छा, दिमाग का उपवास। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा मन कितना बेलगाम है, एक मंकी माइंड की तरह यहाँ वहाँ कूदता रहता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है, सोचते कुछ हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। बिल्कुल। सोर्स में एक चॉइसलेस अवेयरनेस मेडिटेशन की बात है। वो क्या होता है? मतलब बिना किसी चीज को अच्छा बुरा कहे, जज किए बिना, बस अपने आसपास की आवाजों, शरीर की सेंसेशंस को महसूस करना, बस साक्षी बनना। या फिर सोर्स कहता है बस 1 घंटा आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। 1 घंटा? हाँ, इससे क्या होता है, जो अंदर दबी हुई बातें हैं, फीलिंग्स है, वो सतह पर आती हैं और धीरे धीरे हील होती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्थ, मेडिटेशन, पर इन्हें आदत कैसे बनाएं? रोज करना मुश्किल है। बिल्कुल, और यहीं पर आता है बिल्डिंग योरसेल्फ का हिस्सा, आदतें बनाना, हैबिट्स। हैबिट्स ही सब कुछ है। सोर्स तो यही कहता है असली बदलाव तब आता है जब हम सच में बदलना चाहें, सिर्फ कोशिश करने से नहीं, एक पक्का इरादा चाहिए। इरादा? हाँ, और बदलाव लाने के लिए कभी कभी बाहरी कमिटमेंट काम आता है। जैसे दोस्तों को बता दिया कि भाई मैं ये बुरी आदत छोड़ रहा हूँ, तो एक सोशल प्रेशर बनता है। अच्छा, हाँ, ये काम कर सकता है। एक और जरूरी बात, काम करने में इम्पेशेंट रहो, पर रिजल्ट के लिए पेशेंट। ये थोड़ा समझाएंगी? मतलब जब इंस्पिरेशन आए, जब लगे कि कुछ करना है, तो फौरन एक्शन लो, इंतजार मत करो, लेकिन नतीजे के लिए सब्र रखो, वो अपने टाइम पर आएगा। सही है, एक्शन तुरंत, फल का इंतजार। और एक बात और, गोल सेट करने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम्स बनाना। गोल्स की जगह सिस्टम्स? मतलब ऐसा माहौल, ऐसी रूटीन बनाओ
जहां आपकी सफलता के चांस अपने आप बढ़ जाएं। जैसे अगर रोज सुबह वर्कआउट करना है तो रात को ये कपड़े निकाल कर रख लो। छोटी छोटी चीजें। माहौल बनाना, गॉट इट। और खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन वो नहीं जो सब पढ़ रहे हैं। बेसिक्स मजबूत करो, फाउंडेशनल नॉलेज। दूसरों की होड़ में नहीं पढ़ना। बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए मत पढ़ो, अपनी अलग राह चुनो। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि कभी कभी लूजर जैसा महसूस करना, लूजर जैसा, हाँ, वो भी आपको अपना यूनिक रास्ता खोजने में मदद कर सकता है जब आप भीड़ से अलग होते हो। दिलचस्प बात है। अच्छा, आखिर में बात आती है फ्रीडम की, आजादी। ये किस तरह की आजादी है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोर्स फ्रीडम 2 से ज्यादा, मतलब कुछ भी करने की आजादी से ज्यादा फ्रीडम फ्रॉम पर जोर देता है। फ्रीडम फ्रॉम, किसी चीज से आजादी। हाँ, किससे आजादी? तुरंत रिएक्ट करने की आदत से। रिएक्ट करना मतलब? किसी ने कुछ कहा और फौरन गुस्सा आ गया या बुरा लग गया, बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, इससे आजादी। अच्छा। और बेवजह के गुस्से से आजादी, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ से आजादी, और अपने बेकाबू विचारों से, वो जो मंकी माइंड है, उससे आजादी। ये दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और गुस्सा, इनसे आजादी कैसे पाएं? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सॉस कहता है एक्सपेक्टेशंस जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। जब तक आपने कोई वादा ना किया हो। हाँ बिल्कुल, अगर वादा नहीं किया तो उनकी उम्मीद पूरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। और गुस्सा? हाँ, गुस्सा। गुस्सा तो जैसे खुद को दी हुई सजा है। ये निशानी है कि आपने अपना कंट्रोल खो दिया। अपने टाइम की वैल्यू समझना, फालतू की सोच में न उलझना, यही असली आजादी की तरफ पहला कदम है। तो अगर मैं इन सभी विचारों को समेटूं तो निचोड़ यही लगता है कि अपनी सेहत हो, अपनी सोच हो, आदतें हो या फिर जिंदगी की दिशा, इन सब की जिम्मेदारी भाई पूरी तरह हमारी है। हाँ बिल्कुल, द बक स्टॉप्स विद यू। दूसरों की नकल करने या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय खुद का जो बेस्ट वर्जन है वो बनना ही असली लक्ष्य है। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या? अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद नहीं लिख रहे हैं तो कहीं आप अनजाने में किसी और की कहानी का एक छोटा सा साइड किरदार तो नहीं बन रहे। तो अपनी कहानी का हीरो बनना है या किसी और की कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर, ये फैसला आखिर में हमारा अपना है। Now, Chapter 5, Philosophy. नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही काफी गहरे सवालों पर बात करेंगे। हाँ, सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। बिल्कुल। जैसे कि जीवन का मतलब क्या है, हमारे लिए सच में कौन सी चीजें जरूरी हैं, और ये जो कहते हैं ना कि इस पल में जियो, वर्तमान में, इसका असल मतलब क्या है। ये थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश रहेगी ताकि आसानी से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले यही बड़ा सवाल, जीवन का उद्देश्य, उसका मतलब क्या है। शुरुआत में ना 3 तरह के जवाब मिलते हैं। हाँ। पहला तो ये कि जवाब बहुत ही पर्सनल है, मतलब हर किसी को अपना रास्ता, अपना मतलब खुद ही ढूंढना होगा। सही बात है। किसी और की दी हुई सीख, चाहे वो बुद्ध हो या कोई और महान व्यक्ति, वो शायद हमारे काम ना आए। हाँ, मतलब सवाल पूछते रहना ज्यादा जरूरी है, जवाब मिले ना मिले, और इसमें तो सालों लग सकते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि शायद जीवन का कोई पहले से तय मतलब है ही नहीं। जैसे पानी पर लकीर खींचना। हाँ, या रेत का महल बनाना, सब कुछ टेम्पररी है ना। हम हैं कुछ टाइम के लिए, फिर नहीं रहेंगे। न हम, न हमारी बनाई चीजें, शायद ये धरती भी नहीं। तो हमें कोई याद भी नहीं रखेगा। तो फिर मतलब क्या हुआ? स्रोत कहता है मतलब हमें खुद बनाना पड़ता है हर पल। ये सोचना कि क्या जीवन बस एक नाटक है जिसे हम देख रहे हैं, या बस अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। और कोई भी जवाब फाइनल नहीं है। हर जवाब पर एक और क्यों आ जाता है। स्रोत तो आफ्टर लाइफ में भी यकीन नहीं करता। हाँ, उसका तर्क है कि इतने छोटे जीवन के आधार पर अनंत काल का फैसला, ये थोड़ा अजीब लगता है। मरने के बाद वैसा ही होगा जैसा जन्म से पहले था, मतलब कुछ नहीं, शून्य। तो ये 2 नजरिए हो गए। अब तीसरा, वो थोड़ा पेचीदा है ना, विज्ञान से जुड़ा हुआ। हाँ, तीसरा जवाब विज्ञान की तरफ से आता है। थोड़ा जटिल जरूर है पर सोचने लायक है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था या बिखराव। सही।
और ये ब्रह्मांड में हमेशा बढ़ती रहती है, जैसे एक साफ कमरा वक्त के साथ खुद ही अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो जीवित चीजें, जैसे हम इंसान या पेड़ पौधे, वो अपने आसपास अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरी व्यवस्था बनाते हैं, एंट्रोपी कम करते हैं। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि ऐसा करने में वो असल में ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी को और ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। अरे हाँ, हमें ब्रह्मांड की हीट डेथ के और करीब ले जाते हैं। वो स्थिति जब हर जगह ऊर्जा एक बराबर हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा करने को। बाप रे। तो एक नजरिया ये हो सकता है कि शायद जीवन का अनकहा मकसद इसी प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि सब कुछ अंत में एक हो जाए। ओह, ये सुनने में तो कोई बहुत, क्या कहूँ, संतोषजनक उद्देश्य नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर यह सोचने का एक अलग तरीका जरूर है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। हाँ, ये तो है। हमारी रोज की चिंताएं इसके सामने बहुत छोटी लगती हैं। अच्छा, तो ये तो ही मतलब की बात। हाँ। अब आते हैं कि जिया कैसे जाएं, हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज क्या हों। हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। स्रोत कुछ उदाहरण देता है। पहला है ईमानदारी, हॉनेस्टी। हमेशा वो कहना जो आप सच में सोचते हैं। झूठ बोलने से मन में बोझ रहता है, उलझन होती है। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब खुले हों, दिमाग धीमा हो जाता है। स्रोत कहता है जिनके साथ आप पूरी तरह ईमानदार नहीं रह सकते, उनसे शायद दूरी बनाना ही बेहतर है। हाँ, क्योंकि दूसरे से झूठ बोलने से पहले खुद से झूठ बोलना पड़ता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा मूल्य, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे वालों के साथ काम ना करना। हाँ, जीवन में जो भी अच्छे फायदे हैं ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मिलते हैं, धीरे धीरे पर बड़े। चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों या अच्छी आदतें, जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करना। बिल्कुल। तो उन्हीं लोगों और कामों से जुड़ना जो लंबे समय तक साथ रहें। और तीसरा है बराबरी के रिश्ते, पीयर रिलेशनशिप्स, ना किसी को खुद से ऊपर मानना ना नीचे, सबके साथ बराबरी का व्यवहार, ये जरूरी है। और चौथा, गुस्सा नहीं करना, नो एंगर। हाँ, स्रोत कहता है गुस्सा एक गर्म कोयले की तरह है, हम उसे दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहते हैं और खुद ही जलते रहते हैं। सही। गुस्सैल लोगों से दूर रहना ही ठीक है। बिल्कुल। और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके वैल्यूज मिले। हाँ, अगर बुनियादी मूल्य मिलते हैं तो छोटी मोटी बातें उतनी मायने नहीं रखती। स्रोत में चार्ली मंगर का एक कोट भी है। हाँ, कि एक योग्य साथी पाने के लिए पहले खुद एक योग्य साथी बने। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि बच्चे होने पर जीवन के मायने बदल जाते हैं, फोकस खुद से हटकर बच्चे पर चला जाता है, वैल्यूज शायद कम स्वार्थी हो जाते हैं। ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। तो ये कुछ वैल्यूज हो गए, लेकिन इन्हें जीवन में उतारे कैसे? यहीं पर वो रैशनल बुद्धिज्म वाली बात आती है ना? हाँ, स्रोत उसे रैशनल बुद्धिज्म कहता है। इसका मतलब अगर सीधे सीधे समझें तो यह है कि बौद्ध दर्शन के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, उन्हें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखो। अच्छा। रैशनल हिस्सा मतलब वो बातें जो विज्ञान और एवोल्यूशन यानी विकासवाद से मेल खाती हों। सिर्फ वही मानो जिसे खुद जांचा परखा जा सके। जैसे मेडिटेशन करना फायदेमंद है। हाँ, ध्यान करने से मन शांत होता है, ये तो अनुभव से पता चलता है। बिल्कुल। और बुद्धिज्म का हिस्सा है मन को शांत रखने की टेक्निक्स, वर्तमान में जीने का अभ्यास, भावनाओं पर काबू पाना। लेकिन वो बातें जिन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे पिछले जन्म का कर्म या चक्रों का खुलना, हाँ, उन्हें मानने की जरूरत नहीं। स्रोत कहता है हो सकता है वो सच हो, पर हम पक्के तौर पर कह नहीं सकते। तो जो वेरीफाई नहीं हो सकता उसे छोड़ दो। और एवोल्यूशन को मानना भी इसका हिस्सा है। हाँ, ये समझना कि हम सब यहाँ जीवित रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ही बने हैं, इवॉल्व हुए हैं। हमारा ईगो हमें काम करने की प्रेरणा देता है। तो एक तरह से एवोल्यूशन और बुद्ध की शिक्षाओं के जो काम के हिस्से हैं उन्हें मिला लिया। सही। निचोड़ ये है कि सब कुछ आजमाएं, खुद परखें, संदेह करें, जो उपयोगी लगे उसे रखें और बाकी को छोड़ दें। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल तरीका लगता है। अध्यात्म और विज्ञान का संगम, लेकिन अपनी शर्तों पर। अच्छा, और आखिर में समझदारी, विजडम और वर्तमान पल की बात। हाँ, विजडम क्या है? स्रोत के हिसाब से अपने आज के कामों के दूरगामी नतीजों को समझना, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ये समझना कि आज की मेहनत का फल कल मिलेगा। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, वर्तमान पल, प्रेजेंट मोमेंट, कि सिर्फ यही पल, ये क्षण ही असली है। न हम अतीत में लौट सकते हैं, न भविष्य का हमें पता है। बस यही पल है, और हर पल एकदम नया है, अनोखा है और तुरंत गुजर भी जाता है।
एक तरह से हम हर पल मर रहे हैं और नया जन्म ले रहे हैं। अतीत तो बस एक याद है। जो जा चुका है। यहाँ होमर का एक बड़ा सुंदर कोट है, हाँ, सब कुछ इसलिए ज्यादा सुंदर है क्योंकि हम नश्वर हैं। तुम कभी इतने प्यारे नहीं होगे जितने अभी हो, और हम यहाँ फिर कभी नहीं होंगे। वाह, ये तो इस पल की कीमत बताता है। बिल्कुल। और प्रेरणा, इंस्पिरेशन, वो भी ऐसी है, क्षणिक। अगर आए तो फौरन उस पर काम कर लेना चाहिए, वरना वो भी गुजर जाती है। हाँ। तो आज हमने जीवन के मतलब हमारे वैल्यूज, रैशनल बुद्धिज्म और वर्तमान पल में जीने के महत्व पर कुछ गहरे विचारों को समझने की कोशिश की। तो निचोड़ क्या है इन सब बातों का? यही कि ये कुछ नजरिए हैं, कोई आखिरी सच नहीं। बिल्कुल, इन्हें अपनी जिंदगी में रखकर देखना होगा। हाँ। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सच में सिर्फ यही वर्तमान पल ही असली है जिसमें हम जी रहे हैं, तो हम अपना इतना सारा वक्त और इतनी ऊर्जा बीते हुए कल पर पछताने या आने वाले कल की चिंता करने में क्यों बर्बाद करते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। Now we will tell enlightening books recommended by Naval. स्वागत है। आज हम नवल रविकांत के पढ़ने की दुनिया में थोड़ा झांक रहे हैं। हमारे पास उनके कुछ विचार हैं कि वो क्या पढ़ते हैं और सबसे दिलचस्प बात क्यों पढ़ते हैं। खास बात ये है, नवल कहते हैं कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं पढ़ते। मतलब मकसद खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। उनका मानना है भाई सबसे अच्छी किताब वो है जिसे आप बस शुरू करें और पढ़ते चले जाएं, जिसमें डूब जाएं। तो चलिए इस चर्चा में समझते हैं कि ये सिर्फ जिज्ञासा के लिए पढ़ने वाली जो सोच है, उनकी पसंद को कैसे तय करती है और शायद हम सब के लिए इसमें क्या सीखने को है। नवल का झुकाव ज्यादातर थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और नॉन फिक्शन की तरफ दिखता है ना। कुछ किताबें हैं जिनका नाम बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो युवाल नोआ हरारी की सेपियंस। नवल इसे पिछले दशक की शायद सबसे जरूरी किताब मानते हैं। ये हम इंसानों की पूरी कहानी है, लाखों साल की। इसको पढ़कर ना हम इंसानों और हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। जैसे ये समझना कि कैसे हमने कहानियों और वो साझा विश्वासों, शेयर्ड मिथ्स के दम पर इतने बड़े बड़े समूह बनाए, ये सोच ही दिमाग खोल देती है। क्या बात है, ये तो कमाल का इंसाइट है। और फिर मैट रिडली की द रैशनल ऑप्टिमिस्ट और उनकी दूसरी किताबें भी। हाँ, मैट रिडली। नवल उन्हें एक साइंटिस्ट, आशावादी और फॉरवर्ड थिंकर मानते हैं। हाँ, तो लगता है साइंस और एक पॉजिटिव नजरिया, ये उनकी पसंद में बहुत अहम है। बिल्कुल। साइंस के साथ साथ वो दुनिया की जो असलियत है ना, उसको समझने वाली किताबें भी चुनते हैं। जैसे नसीम तालिब की स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम, अच्छा। इसका आसान मतलब है, आप जो सलाह दे रहे हैं ना, उसके अच्छे बुरे नतीजे से आप खुद भी जुड़े हो। सोचिए, क्या आप उस डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेंगे जो वही दवा लेने को तैयार हो जो वो आपको दे रहा है? सही बात है। बस वही है स्किन इन द गेम। अच्छा, यानी सिर्फ बातें नहीं, नतीजों की जिम्मेदारी भी हो। हाँ, और तालिब की ही एंटी फ्रेजाइल जैसी किताबें भी हैं। एंटी फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जो झटकों या उथल पुथल से टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। जैसे हमारी मसल्स एक्सरसाइज के बाद। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे हमारी मांसपेशियां कसरत के बाद और ताकतवर बनती हैं। ये किताबें दुनिया में रिस्क, अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं, जिन्हें वो ब्लैक स्वान कहते हैं, और प्रैक्टिकल होने के महत्व को समझने में मदद करती हैं। अच्छा, फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय के लिए भी उनके पास सुझाव है? क्यों नहीं, बिल्कुल। रिचर्ड फाइनमन की 6 इजी पीसेस, नवल कहते हैं कि ये इतनी सरल और मजेदार है कि वो अपने बच्चों को भी देंगे। अरे वाह। एक और किताब है थिंकिंग फिजिक्स। वो पहेलियों के जरिए सिखाती है। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी अगर सही तरीके से समझाया जाए तो आसान लग सकता। सही है। विज्ञान और दुनियादारी से हटकर लगता है फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में भी उनकी गहरी रुचि है। हाँ, यहाँ क्लासिक्स नजर आते हैं। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, रोम के सम्राट वाली। हाँ, वही। और जे कृष्णमूर्ति की द बुक ऑफ लाइफ, हर्मन हेस की सिद्धार्थ। मार्कस ऑरेलियस के बारे में नवल की एक बात बहुत सोचने लायक है कि वो रोम के सम्राट थे। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। हाँ। लेकिन उनकी निजी डायरी दिखाती है कि वो भी रोजमर्रा के मेंटल स्ट्रगल्स, शक और डर से गुजर रहे थे। उफ, ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी सफलता का मतलब अंदरूनी शांति नहीं है ना? बिल्कुल, गारंटी नहीं है। ये बात तो सीधे दिल को छूती है।
और फिर साइंस फिक्शन और कॉमिक्स का भी जिक्र है। ये थोड़ा हैरान करता है। हाँ, जॉर्ज लुइस बोहेस और टेड चियोन जैसे साइफाई लेखक, और हाँ, कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स जैसे ट्रांसमेट्रोपॉलिटन या सैंडमैन नवल इन्हें भी ऊंचे दर्जे की कला मानते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान और गहरी सोच कहीं से भी मिल सकती है, गंभीर नॉन फिक्शन से लेकर कल्पना की उड़ान भरने वाली कहानियों तक। यानी पढ़ने में कोई बंदिश नहीं रखनी चाहिए, कोई दायरा नहीं। बिल्कुल। नवल ये भी कहते हैं कि वो ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जिनसे वो सहमत नहीं होते या जो शायद दूसरों को बेकार लगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो दिमाग को चुनौती देती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, माइंड बेंडिंग होती हैं वो। और एक बात उन्होंने कहा कि किताबों पर पैसा खर्च करना उन्हें कभी खर्च लगा ही नहीं, हमेशा एक इन्वेस्टमेंट लगा। सही बात है। तो नवल की पढ़ने की दुनिया से ये कुछ दिलचस्प बातें थी। निचोड़ यही लगता है कि सीखने की ललक और अपनी अंदर की आवाज यानी जिज्ञासा ही सबसे अच्छे गाइड हैं। किताबें सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के नए चश्मे हैं, सोचने के नए टूल्स देती हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वही पढ़ें जो प्रोडक्टिव लगे या जिससे सीधे सीधे कोई फायदा दिखता हो, या किसी अजीब से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ना भी उतना ही कीमती है। नवल की लिस्ट दिखाती है कि एक जिज्ञासु दिमाग कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में सीखने लायक कुछ न कुछ ढूंढ ही लेता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, अपनी खुद की जिज्ञासा की लाइब्रेरी बनाने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? वो कौन सी एक किताब या लेख या कोई विषय है जिसे कोई बस इसलिए पढ़ना चाहेगा क्योंकि बस मन कर रहा है, बिना किसी और वजह के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और ऑडियो बुक सुन सकें। आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं।